हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी किसी पार्टिकल के मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे जो कि एक सेंट्रल फोर्स के अंदर हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। सो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है। देन हम देखेंगे कि कोई भी हमारा जो पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंदर कैसे बिहेव करता है, राइट। तो जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, सो अगर इसमें कोई फोर्स ना लग रहा हो, डेट मीन्स कि अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो ये पार्टिकल क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, राइट। अब मान लीजिए इस पर हम लोग कोई किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो मे बी सपोज इस डायरेक्शन में लगा तो इस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर जाएगा, राइट। सो ये फोर्स हमारी किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। और मे बी सपोज ये तो हम लोग ये बोर्ड पे देख रहे हैं तो ये हमें 1D दिख रहा है, राइट। सो मे बी हो सकता है कि इस पे एक पार्टिकल पे मल्टीपल डायरेक्शन से आपकी फोर्स लग रही हो। देन आपका क्या हो रहा हो कि रिजल्टेंट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल उस डायरेक्शन में आपको मूव कर सकता है, राइट। सो ये होता है कि एक पार्टिकल पे कई तरीके से हमारी फोर्स लग सकती है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है कि एक हमें पार्टिकल का स्टडी करना जो कि एक सेंट्रल फोर्स के अंदर हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, सो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है, राइट। तो फोर्स तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये सेंट्रल फोर्स क्या है, राइट। सेंट्रल फोर्स, जैसा कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी पार्टिकल पर जब लगती है, सो उसका जो डायरेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर सेंटर के अलॉन्ग होगा, राइट। तो सपोज हमारा एक ये पार्टिकल है और इस पे अगर कोई फोर्स लग रही है और वो अगर फोर्स सेंट्रल फोर्स होगी तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज एक सेंटर की तरफ हमारा डायरेक्ट करेगा, राइट। सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तो वो फोर्स यहाँ पर मान लीजिए डायरेक्ट हो रही है। सपोज ये एक पॉइंट है हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, पार्टिकल पे ऑलवेज फोर्स लग रहा है, राइट। अब मान लीजिए पार्टिकल मूव करके कहीं यहाँ पर है तो अभी भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसी सेंटर के अलॉन्ग होगा, राइट, लाइक इस तरीके से। सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ हुआ तब इसका इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अलॉन्ग, राइट, इस तरीके से। यहाँ पर हुआ इसके अलॉन्ग, यहाँ पर हुआ देन इसके अलॉन्ग। इस तरीके से हमारा पार्टिकल कहीं पर भी होगा तो उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक ऑलवेज एक पर्टिकुलर सेंटर को हमारा टुवर्ड्स की तरफ पॉइंट कर रही होगी, यानी इस सेंटर के अलॉन्ग ही हमारी क्या होगी, फोर्स लग रही होगी। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेकर के देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। सो सपोज जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है एंड देन इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम लोग बोर्ड्स मॉडल को अगर अजम्पशन अभी लिख रहे हैं बोर्ड्स मॉडल का, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस तरीके से हमारा क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट। सो अब देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये फोर्स है, यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस, ओके। सो अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है, जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है हम लोगों का, जैसे जो बोर्ड का अजम्पशन था, सो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मगर देखिए ये यहाँ पर है तो इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएगा तो ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर होगा देन ये इस तरीके से। सिमिलर देखिए, तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी होगा, ऑलवेज जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, आपका यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका कहीं पर भी होगा, सो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन देखिए वो ओवरऑल इस सेंटर को पॉइंट कर रहा है। तो इस टाइप की फोर्स अगर किसी पार्टिकल पर लगती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, राइट। यानी कि पार्टिकल हमारा कहीं पर भी होगा तो उसके में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज एक पॉइंट को हमारा एक पॉइंट की तरफ ही डायरेक्ट हो रही होगी। सो दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स। लाइक इसी तरह हम लोग अगर ग्रेविटेशनल मोशन में देखें, ग्रेविटेशनल मोशन में भी हमारा जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या होता है, जैसे ये हमारा सन है एंड देन हमारा यहाँ पर अर्थ है, तो ये अर्थ भी इस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट। सो इसमें भी अर्थ पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये ऑलवेज हमारा अर्थ यहाँ पर भी होगी तब भी सेंटर की तरफ क्या करेगा, पॉइंट करेगा इस तरीके से। सो इस टाइप की फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ओके। अब देखिए, तो और सेंट्रल फोर्स क्या होता है, देखिए एक पॉइंट की तरफ तो डायरेक्ट कर ही रहा है, दैट मीन्स कि देखिए एक और पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है सेंट्रल फोर्स में, दैट मीन्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट और वी कैन से टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर, ओके। ये तो हमारा जो सेंट्रल फोर्स होगा वो ऑलवेज एक फिक्स सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रहा होगा। देन और उसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो फोर्स होगा हमारा, ये फैक्टर होगा, ये हमेशा आर पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि जिस पॉइंट के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है हमारा, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, सपोज। सो अब अगर ये जो फोर्स लगेगा हमारा, ये जो फोर्स लगेगा ये हमेशा इस आर डिस्टेंस पर हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये फोर्स केवल और केवल इस आर पर डिपेंड करेगा, तभी उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। यानी कोई फोर्स है
जो उस पार्टिकल पे लग रही है किसी सेंटर के किसी सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है केवल उस पर ही हमारा सेंट्रल फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। और अगर इसका डायरेक्शन आर कैप है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ये सेंट्रल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डिपेंडेंट ऑन एफ आर एंड डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, आर कैप। तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अवर सेंट्रल फोर्स। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सेंट्रल फोर्स हमारा क्या है। तो सेंट्रल फोर्स हमारा केवल डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है और हमेशा उसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, आर कैप के अलॉन्ग होगा, राइट। ओके, सो जैसे कि ग्रेविटेशनल में क्या होता है, एक कैपिटल मास m है, एक स्मॉल मास m है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा ये r पर ही हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, ये डिस्टेंस r पर ही हमारा फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस r पर डिपेंड करता है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सपोज कि मान लीजिए कि एक ये पार्टिकल है और सपोज एक ये पार्टिकल है जिसका एक का मास m1 है, एक का मास क्या है, m2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, r डिस्टेंस है, राइट। सो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इस पे फोर्स F1 लग रहा है इस कंडीशन पे, तो सपोज कि मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इसको थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और अभी भी डिस्टेंस कितना है, r है। तो मैं पूछूंगा अब इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो अभी भी फोर्स जो F1 पहले था वही फोर्स अभी भी यहाँ पर लग रहा होगा, राइट। क्योंकि हमारा जो सेंट्रल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा सेंट्रल फोर्स हमारा केवल r पर डिपेंड करता है, और r हमने चेंज नहीं किया है। सो हमारा क्या होगा, सेंट्रल फोर्स का जो ये मैग्नीट्यूड होगा ये ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, डायरेक्शन यहाँ पर बदल सकती है, जैसे अभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो सकती है और पहले इस डायरेक्शन में थी, मगर मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये केवल हमारा r पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर r नहीं चेंज हो रहा है दैट मींस ये फोर्स हमारी क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ओके, सो ये हो गया। इससे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर कोई भी सेंट्रल फोर्स होगी तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस को फिक्स कर दें, सपोज m1 m2 मासेस के हैं और उन्हें किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कराएंगे, तो हमारा क्या होगा कि सेंट्रल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डेट मीन्स कि अगर सपोज जैसे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, दो मास हैं, तो अगर इनको हम लोग ऐसे रोटेट करा देंगे, डेट मीन्स कि डिफरेंट एंगल पर भी, तो ये हमारा क्या होगा, ये फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी आप एंगल ये लीजिए या इस एंगल पर होंगे, ये हमेशा डिस्टेंस कितनी है, r है। दैट मीन्स कि सेंट्रल फोर्स हमारा डिस्टेंस अगर नहीं चेंज हो रही है तो थीटा पे चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि सेंट्रल फोर्स के लिए जो कोऑर्डिनेट थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो ये हमारा थीटा क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। और जैसा कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है सो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा या कैनोनिकल मोमेंटम अगर हम लोग जनरल वर्ड, तो वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जो आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे भी कि जो सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन होता है उसमें हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, राइट। ये हो गया। देन अब हमें क्या देखना है कि जो सेंट्रल फोर्स मोशन होता है वो ऑलवेज प्लेनर होता है, राइट। सो प्लेनर मोशन अब कैसे होता है हमें ये देखना है। तो सपोज कि जैसे कि हम लोग r वेक्टर है एंड देन इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें एंगुलर मोमेंटम के साथ, राइट। सपोज हम लोग उसको l वेक्टर से अगर डिनोट करें, तो r वेक्टर डॉट l वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये कितना आएगा, तो जैसे l वेक्टर आपको सभी को पता होगा r क्रॉस p, ये होता है l वेक्टर, ठीक है। अगर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। ओके, सो इसको हम लोग स्केलर a डॉट b क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डॉट p वेक्टर, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि r वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू l वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर r है ये ऑलवेज हमारा किसके परपेंडिकुलर होगा, एंगुलर मोमेंटम के। सो ये कंडीशन हमें क्या डिनोट कर रही है कि अगर ऐसा होता है तो ये एक ही केस में हो सकता है, यदि आपका मोशन कैसा हो रहा हो, प्लेनर मोशन हो रहा हो, राइट। सो इसी वजह से हमारा जो सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, वो हमेशा प्लेनर मोशन होता है। क्योंकि देखिए सपोज इस प्लेन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट, इस प्लेन में आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सपोज, और इस सेंटर के अबाउट अगर मूव कर रहा है, इस सेंटर के अबाउट, ठीक, ये आपको पार्टिकल है सपोज। सो देखिए इसका एंगल अगर इस तरीके से आपको पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन क्या होगी, r क्रॉस p, और ये है आपका r। ओके, ये आपका क्या है, r। ओके, और इसका ये होगा लीनियर मोमेंटम mv। सो r क्रॉस p जब भी आप देखेंगे तो ये देखिए ये इसका डायरेक्शन ये आएगा एंगुलर मोमेंटम का, और r वेक्टर ऑलवेज किस इस डायरेक्शन में आपका। सो ये जब ये प्लेनर मोशन होगा तभी देखिए आपका चाहे कोई भी r होगा ये ऑलवेज किसके परपेंडिकुलर होगा, इस एंगुलर मोमेंटम की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री पे होगा। इसी वजह से हमारा जो सेंट्रल फोर्स का मोशन होता है वो ऑलवेज कैसा मोशन होता है, हमारा प्लेनर मोशन होता है। ओके, सो आप इतना नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये जो सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए पार्टिकल के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे, देन अपने हम लोग रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। ओके।
ओके अब हम लोग क्या देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स के अंदर हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, हमें ध्यान क्या रखना है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है हमारा, जो सेंट्रल फोर्स होता है ये ऑलवेज कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। सेंट्रल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, यानी कि जिनका जो वर्क डन होगा वो पाथ पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। ओके सो या फिर हम लोग एक तरीके से देखिए सेंट्रल फोर्स है तो इनका कर्ल कितना होगा, 0 होगा। सपोज एक फोर्स फील्ड एफ वेक्टर है, सपोज एफ वेक्टर एक फोर्स फील्ड है, राइट। सो अगर ये सेंट्रल फोर्स मोशन हो रहा है तो इनका कर्ल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक ऑलवेज एक डायरेक्शन के एक पॉइंट को टुवर्ड्स कर रहे हैं ये लोग। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो कर्ल होगा वो कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या पता है स्टोक्स थ्योरम से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस कर्ल ऑफ एफ डॉट ds वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, सो अब देखिए कर्ल ऑफ एफ हमारा कितना होगा, 0, राइट, क्योंकि हमारा कैसा फील्ड है, ये सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स का एक पॉइंट को डिटेक्ट करें, यानी कि उसमें कोई भी कर्ल हमारा नहीं होगा, राइट। तो कर्ल ऑफ एफ कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। सो ये टर्म 0 है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 तो राइट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा। सो इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये क्लोज वेक्टर मतलब क्या कि जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हम लोग वापस आ गए हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा तो हमारा एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होगा, हमारा 0 होगा। तो इसलिए हमारा जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे सेंट्रल फोर्स के अंदर। ओके सो हम लोग अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ओके सो देखिए अब हमें किसी भी इस टाइप के सिस्टम का हमें अगर क्वेश्चन ऑफ मोशन निकालना है, राइट। तो सपोज कि मान लीजिए कि ये सेंटर है जिसके अबाउट हमारा क्या है, ये आर वेक्टर है, जहाँ पे पार्टिकल है आपका ये एम है मास जिसका, और ये मान लीजिए सपोज आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर ये होगा आपका, ये आर वेक्टर है, एंड सपोज दिस एंगल इज डी थीटा, राइट। ओके सो एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन, सपोज ये आपका मतलब ये पार्टिकल है, देन इस तरीके से ये मूव किया एक सेंट्रल फोर्स के अंदर, राइट। ओके सो ये हमारा एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके देन आर्क बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आर डी थीटा। ओके सो ये आर डी थीटा। अब देखिए प्लेनर मोशन हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है सपोज, एंड ये जेड है। सो हमारा पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा होगा तो वो एक प्लेन में ही मूव करेगा, इस टाइप से। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में आपका मूव कर रहा है, राइट। अब देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के ऐसे पार्टिकल की जो एक प्लेन में मूव कर रहा है, राइट। तो हमारा यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके सो हम लोग ने लैग्रांजियन की वीडियोस में देखा था कि हम लोग लैग्रांजियन कैसे लिखते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम का। सो अगर आपको लैग्रांजियन लिखना नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग पहले लैग्रांजियन की वीडियोस में किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन हम लोग निकालना देख चुके हैं, राइट। वहां पर हम लोग ने एक जनरल फॉर्मूला भी सीखा था। सो लैग्रांजियन हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर, टी माइनस बी। ओके और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये सब आपको हमारा लैग्रांजियन की वीडियोस में मिल जाएगा कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, राइट। सो हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके देन आपका ये सेंट्रल पोटेंशियल जो भी है। अब देखिए ये सेंट्रल पोटेंशियल, ओके देखिए अब सेंट्रल फोर्स के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ये वी आर से डिनोट कर रहे हैं। और हमें ध्यान क्या रखना है कि अभी हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, राइट। दैट मीन्स कि उस फोर्स को हम लोग एफ आर को हम लोग किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, माइनस डेल बी बाई डेल आर के टर्म्स में, राइट। ये कंजर्वेटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कर्ल ऑफ एफ जैसे कर्ल ऑफ ई 0 होता है तो हम लोग ई को ग्रेडियंट ऑफ फाई ई बराबर माइनस ग्रेड फाई। सिमिलरली यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ 0 होता है तो एफ वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस का डेल बी बाई डेल, यानी वी के ग्रेडियंट के टर्म्स में हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब देखिए हमारा लैग्रांजियन अगर हमें पता है और यहाँ पर हमारा दो कोऑर्डिनेट है, राइट, आर है और थीटा है, दो यहाँ पर हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। सो इन्हीं दोनों टर्म्स, इन्हीं के दोनों के टर्म्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे और अपने रिजल्ट्स को देखेंगे कि हमें रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर थीटा के टर्म्स में लिखें, राइट, थीटा के टर्म्स में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। सो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट
माइनस का डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग थीटा के लिए लिख रहे हैं, देन हम लोग आर के लिए लिखेंगे। ओके, सो हमारे यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन हमारा कितना आता है। सो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, देखिए ये लग्रांजियन आपका, इसको एक बार थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 2r² थीटा डॉट, और 2 से 2 कैंसिल और m से मल्टीप्लाई, तो mr² थीटा डॉट, mr² थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा। क्या यहाँ पर डेल एल थीटा का कोई टर्म्स है, तो ये नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म थीटा का नहीं है। ओके, सो दिस टर्म 0, दिस इक्वल्स टू 0। सो डी बाई डी टी ऑफ mr² थीटा डॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा 0, डेट मीन दिस ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। सो m, तभी इसका किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 0 होता है, डेट मीन्स mr² थीटा डॉट इज द कांस्टेंट। ओके, ये हमारा क्या कांस्टेंट है, और यही एक्चुअल में हमारा क्या है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है सो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। ओके, ये हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम है। बेसिकली देखिए यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे, जैसे इसको मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम लोग। सो mr² एंड थीटा डॉट, थीटा डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट मतलब क्या, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सो mr², सपोज mr², थीटा डॉट को हम लोगों ने क्या लिखा, ओमेगा। सो mr इंटू आर ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और आर ओमेगा क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट। सो v, सो देखिए सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, mvr। सो ये वही देखिए एंगुलर मोमेंटम, ये जनरल फॉर्म है। सो यानी कि अगर हम लोग थीटा की इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं सो हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट ये दे रहा है कि अगर हम लोग थीटा के एंगुलर मतलब ये लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे हैं सो हमें पता क्या चलता है कि अगर कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रही होगा सो उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी से चल के आगे हम लोग क्या करते हैं, केपलर के सेकंड लॉ को भी डिराइव करते हैं जो कि एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, राइट। सो हमारा mr² थीटा डॉट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो अगर हम लोग यहाँ से केपलर का सेकंड लॉ भी देखना चाहे तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, राइट। जैसे आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। तो केपलर का सेकंड लॉ बेसिकली हमारा क्या कहता है कि जो dA बाई dt होता है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। सो यहाँ से हम लोग केपलर का सेकंड लॉ भी देख सकते हैं। सो जैसे यहाँ से देखिए d बाई dt mr² थीटा डॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ओके, सो इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे इस डायग्राम से अगर हम लोग देखें सो इस एरिया को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। सो इसको लिख सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल का अगर हमें, जैसे कि हमारा क्या है, ये देखिए ये पार्टिकल है, ये अगर मान लीजिए डी थीटा एंगल मूव करेगा तो कुछ एरिया को कवर करेगा, राइट। तो उस एरिया को अगर हम लोग लिखना चाहें तो एरिया यहाँ से कितना लिख सकते हैं, देखिए हमारा क्या है कि ये जो थीटा है, डी थीटा, ये बहुत ही स्मॉल है। सो इसको हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटली एक ट्राइंगल के अप्रॉक्सीमेशन में मान सकते हैं, राइट, इस टाइप से। ओके, इस ट्राइंगल से। तो यहाँ से देखिए इसको हाफ, बेस हमारा कितना है r इंटू हाइट कितना है r d थीटा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ r² d थीटा, ये लिख सकते हैं dA, ये स्मॉल एरिया dA होगा, राइट। अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, dA बाई dt, तो कितना आ जाएगा, हाफ r² d थीटा बाई dt, यही आ जाएगा हमारा, राइट। तो यानी कि dA बाई dt हमारा कितना आ गया, हाफ r² थीटा डॉट। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको हम इस इक्वेशंस को यहाँ से वापस लिख रहे हैं। तो d बाई डी टी mr² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। अगर m को निकाल करके उधर 0 में भेज दें क्योंकि हमारा इधर m तो कांस्टेंट ही होगा तो 0 होगा। सो d बाई डी टी r² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। 1/2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ हाफ r² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, यानी d बाई डी टी ऑफ dA बाई डी टी, देखिए हाफ r² थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारी, dA बाई डी टी है। सो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स कि देखिए केपलर का लॉ हमारा सेकंड लॉ ये है, केपलर का सेकंड लॉ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केपलर का सेकंड लॉ। ओके, केपलर का सेकंड लॉ। तो केपलर का देखिए सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है, जिसको हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो हमारी कांस्टेंट है, क्या है, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो अगर कोई भी प्लेनेटरी मोशन हो रहा है, जैसे केपलर ने अपने जो लॉ दिए थे वो बेसिकली प्लेनेटरी मोशन के लिए था, और हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमारा केपलर का सेकंड लॉ था। ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग आर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी थीटा के लिए नोट कर लिए तो बस हम लोग को आर के लिए सॉल्व करना है। ओके,
ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, आर के लिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो आर के लिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से, सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल आर डॉट माइनस का डेल एल बाई डेल आर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा क्या होता है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब हमें जस्ट वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल आर डॉट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो ये 2 आर डॉट, देन 2 से 2 कैंसिल, एम आर डॉट, राइट, माइनस का डेल एल बाई डेल आर, तो आर के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा बेसिकली एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा एम आर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूल गए, ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल भी गिवन है जो कि आर पर डिपेंड कर रहा है। सो अगर डेल एल बाई डेल आर करेंगे तो यहाँ पर इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, सो इसको भी हमें इंक्लूड करना होगा। सो इसमें हाँ, सो डेल एल बाई डेल आर यानी कि इसको एक बार डिफरेंशिएट, इसका कितना आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर, ओके, माइनस का डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू 0। सो एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू 0, ओके। तो एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाई डेल आर, ओके। और हम लोग ने पढ़ा था कि जो सेंट्रल फोर्स था वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो एफ आर उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का डेल वी बाई डेल आर। सो अब हम लोग इस माइनस डेल वी बाई डेल आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एफ आर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। सो एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फॉर आर कोऑर्डिनेट। तो एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर आर कोऑर्डिनेट। और उससे और थीटा के लिए हमने सॉल्व किया था, तो उससे हमें क्या मिला था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, यानी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। और आपकी आर डायरेक्शन में जो यानी आर कोऑर्डिनेट की जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी ये हो जाएगी, ओके। तो ये हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ से हम लोग जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन होता है उसमें हमारा एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ओके। सो देखिए जैसे कि डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट यहाँ पर क्या है, कंजर्व है, राइट। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को जे से बोले तो जे यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ से क्या है, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू 0, राइट। सो जे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो थीटा डॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, जे बाई एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट का वैल्यू हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, जे बाई एम आर स्क्वायर, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, इस थीटा डॉट की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। सो इसको ये सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सो ये कितना आ जाएगा, एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर यानी कि जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर का पावर 4 देन इज इक्वल टू ये कितना है, एफ आर के इक्वल है, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एम आर डबल डॉट इसको उधर भेज देते हैं। सो एम से एम कैंसल, आर से 4 पावर कैंसल, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर बाई एम आर क्यूब और प्लस एफ आर, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा इसमें कि देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब, और एफ आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल वी बाई डेल आर वहाँ से। सो माइनस का डेल वी बाई डेल आर ये लिख सकते हैं, ओके। सो इसको हम लोग और कैसे अब अरेंज करके लिख सकते हैं, जे स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम लोग डेल बाई डेल आर के टर्म्स में लिखना चाहें, सो सपोज कि हम लोग इसको लिखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके डेल बाई डेल आर के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, राइट। सो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें, जे स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। सो जे स्क्वायर बाई एम कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर आर स्क्वायर का डेल बाई डेल आर करें तो माइनस का कितना आएगा, देखिए माइनस का 2 और बाई आर क्यूब यही आएगा, राइट। सो ये टर्म ऊपर मिल गया और माइनस का 2 एक एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड करना, यानी माइनस 1/2 से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो माइनस का 1/2 डेल बाई डेल आर जे स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर माइनस का डेल वी बाई डेल आर, ओके। जस्ट हम लोग ने इसको इस तरीके से लगा ताकि डेल बाई डेल आर हम लोग यहाँ से कॉमन ले सके, ओके। और कोई इसका रीज़न नहीं है ऐसा, ओके। तो ये हो गया माइनस का, इसको हम लोग क्या माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 डेल बाई डेल आर जे स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर प्लस वी, ओके। देखिए ये आपका टर्म यहाँ से बन जाएगा, ओके। सो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको अगर माइनस डेल बाई डेल आर कॉमन ले लें यहाँ से, तो हमारा कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर
ये 2 है यहाँ से, राइट, 2mr² देन प्लस v। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखिए हमें क्या करना है बेसिकली, अब सपोज कि हम लोग दोनों तरफ r डॉट से मल्टीप्लाई करें। देखिए ये सब हम लोग कर किस लिए रहे हैं, हमें दिखाना है कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो उसके यही मेथड्स है कि हम लोग कैसे इक्वेशंस को रीअरेंज करके अपने जिस फॉर्म में हम लोग लाना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, राइट। सो mr डबल डॉट, तो इसमें हम लोग क्या सकते हैं, देखिए mr डबल डॉट इंटू r डॉट, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, r डॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस डेल बाई डेल r j² बाई 2mr² प्लस v इंटू r डॉट। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि d बाई डी टी ऑफ हाफ m r डॉट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए हाफ कॉमन, हाफ m बाहर आ जाएगा, r डॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r डॉट। ओके, 2r डॉट एंड देन r का डबल डॉट, सो 2r डॉट, r का डबल डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऊपर वाला देखिए ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे माइनस का d बाई डी टी j² बाई 2mr² प्लस v। सो इसको अगर आप तो इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। सो आप एक बार करके देख लीजिएगा। ओके, सो अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो d बाई डी टी हाफ mr डॉट का स्क्वायर, और इस d बाई डी टी को भी हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस j² बाई 2mr² प्लस v r इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वांटिटी का जो टाइम डेरिवेटिव वो कितना है, 0। डैट मीन्स कि जो ये ब्रैकेट क्या इनसाइड क्वांटिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब इसको देखते हैं हमारी कौन सी क्वांटिटी है। ओके, सो हमारा देखिए यानी कि हाफ mr डॉट का स्क्वायर प्लस j² बाई 2mr² प्लस vr। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो ये कौन सी क्वांटिटी है जो हमें कांस्टेंट आ रही है, राइट। सो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग और लिखें, तो देखिए हम बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे यहाँ से कि हाफ mr डॉट का स्क्वायर प्लस देखिए जे हमारा क्या था, mr² थीटा डॉट। अगर आपको याद होगा कि mr² थीटा डॉट बराबर जे, तो जे का वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जे का वैल्यू कितना है, m² r⁴ थीटा डॉट का स्क्वायर देन 2mr²। ओके, देन vr बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो ये m से m कैंसिल हो जाएगा एक, और ये r² से पावर 4 गई। सो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ mr डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m r² थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस vr बराबर कांस्टेंट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस r² थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस vr बराबर कितना हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट। और देखिए ये हमारा क्या है, ये दिस टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी T, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी V। तो T प्लस V हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी E के। यानी कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वो सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है यानी प्लेनर मोशन में, तो हमारा टोटल एनर्जी क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। ओके, देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज तो काइनेटिक डिक्रीज। सिमिलरली हमारा ओवरऑल क्या रहेगा, हमारा T प्लस V क्या रहेगा, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा। ओके, ये कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। ओके, सो बेसिकली सेंट्रल फोर्स हमारे दो मेन रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला हमने देखा कि अगर कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है तो उसका मोशन क्या होगा, ऑलवेज प्लेनर होगा, और उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और वहां से हम लोग ने केपलर का सेकंड लॉ भी डिराइव किया, दैट इज कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, और देन हम लोग ने क्या देखा कि जब ये आर के लिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो हमारा क्या आता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो जो सेंट्रल फोर्स के अंदर होती है, सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर, वो हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।